वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है। आप जानते हो कि मैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स के लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ 12th कॉमर्स के। इकोनॉमिक्स, ओसी, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स। अभी हम फॉरेन ट्रेड कर रहे थे और हमने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अभी हमने दूसरा पार्ट चालू किया है। हमने लास्ट तक हमने साइज, कंपोजिशन, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन इंडियाज फॉरेन ट्रेड चालू किया था। उसमें हमने साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कवर कर लिया और अभी हम आए हैं कंपोजिशन, नेचर ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। देखो, तो ये सेक्शन है जिसमें कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, वो ट्रेड का सिग्निफिकेंस और नेचर बताता है। देखो, जो कंपोजिशन होता है ट्रेड का, उसका मतलब होता है कि हम कितने आइटम्स, जो मर्चेंडाइज है उससे कितने आइटम्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हम क्या क्या कौन से आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए और एक्सपोर्ट करते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आइटम जैसे जूट, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसको आगे डिटेल में दिया गया है। देखो, ये तो नोट करने वाली बात है कि अगर हम इंडिया का फॉरेन ट्रेड चेक करें 1951 में, तब वो बहुत लेस डेवलप्ड इकोनॉमी थी और उसका प्रोग्रेस भी कम था। अ, और फिर ये डेवलपिंग इकोनॉमी हुई 1980 में, और उसके बाद प्रोग्रेस और हुआ और इंडिया ने एक आइडेंटिटी गेन की और फास्ट डेवलप होने लगी, इमर्ज होने लगी एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी 2000 के बाद। जब ये लेस डेवलपिंग इकोनॉमी थी, तो जो इम्पोर्ट थे वो बहुत हाई थे। तब जो कंट्री लेस डेवलप्ड होती है, वो समझने वाली बात है, वो कम प्रोडक्शन करती है। जब एक कंट्री में डेवलपमेंट बहुत कम होता है, तो जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते अगर जब लेस डेवलप्ड होती है इकोनॉमी। तो 1951 में अपना इंडिया लेस डेवलप्ड इकोनॉमी था। ये था 1950 से लेके 1960 तक। के बाद जो पुअर स्टेट थे एग्रीकल्चर के और फूड ग्रेन के, वो हम इम्पोर्ट करते थे बाहर से ही। तब क्योंकि सरकार ने एग्रीकल्चर पे इतना एम्फोसिस दिया नहीं, तो हम इसीलिए एग्रीकल्चर पे और फूड ग्रेन के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंड थे। और कुछ कुछ मशीन्स है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, स्पेयर पार्ट्स, और वो भी बहुत हाई अमाउंट में इम्पोर्ट होते थे। और जब हमारा एक्सपोर्ट था, वो हम प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, जैसे टी है, कॉफी है, जूट है, ओट्स है, मिनरल्स है। अच्छा, ये 1950 से लेके 60 की बात है। तब हम इंपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर की चीजें, फूड ग्रेन और टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मशीन, नो हाउ, स्पेयर पार्ट्स। और हम इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट क्या करते थे, बहुत प्राइमरी गुड्स जैसे टी, कॉफी, जूट और मिनरल्स। और ये सब जो गुड्स हैं जो इंडस्ट्री में बने होते थे, वो थोड़े कम थे एक्सपोर्ट में। ऐसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, वो बहुत ही कम एक्सपोर्ट होता था इंडिया से 1950 और 60 के बीच में, कि ये लेस डेवलप्ड इकोनॉमी थी। फिर कंट्री ने धीरे धीरे करके डेवलप होना चालू किया और ज़्यादा वो डेवलपिंग कंट्री में आ गई। और फिर जो प्रोपोर्शन था इम्पोर्ट का, फूड ग्रेन का, वो बहुत कम हो गया कि 1966 में एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत कुछ इंडिया ने पा लिया। और जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी काफ़ी अच्छी हुई, और जो एनिमल हस्बेंड्री थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और उसके बाद हम जो फूड ग्रेन्स थे और एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट थे जो बाहर कंट्री पे, वो थोड़े कम हो गए और इम्पोर्ट कम हुए पहले से। और ये जो डिकेड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फूड ग्रेन का इम्पोर्ट फॉल हुआ, वो था 70s और 80s का ट्रेंड।
और फिर इंडिया और डेवलप हुआ और आगे बढ़ा। और उसके बाद जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी वो एक्सपांड हुई, डाइवर्सिफाई हुई, और उसमें अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हुई। जैसे जो इम्पोर्ट है इंटरमीडिएट गुड्स का, रॉ मटेरियल का, स्पेयर पार्ट्स का, पेट्रोल का, न्यू टेक्नोलॉजी का, वो इंडिया में लगभग बहुत बड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए थे, पेट्रोल चाहिए था, अलग अलग टेक्नोलॉजी चाहिए थी इंडिया में, जिससे अच्छे से और डेवलपमेंट हो पाए इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो ये सब चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट होने लगी बाहर से। फिर 1991 के बाद तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो नेचर था वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा, बहुत बदला। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपको पता ही है एलपीजी 1991 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कंट्री की इकोनॉमी पे। जो फूड ग्रेन का इम्पोर्ट था और अदर एग्रीकल्चर का इम्पोर्ट था और कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट था, वो बहुत बहुत हाई अमाउंट में कम हो गया। हम बोल सकते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया एग्रीकल्चर के बेसिस पे। तब जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो अच्छी हुई और इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया, और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो प्राइवेटाइजेशन से पूरी हो गई। बहुत सारे सेक्टर थे, जैसे एयरप्लेन इंडस्ट्री है, मतलब जो फ्लाइंग इंडस्ट्री है वो प्राइवेटाइजेशन में चली गई, और मतलब उसको जो इंडियन एयरवे थी वो एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद ली। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हुआ। जैसे खाली रेलवे के सिवाय ऑलमोस्ट हर हर कंपनी ने बहुत बड़ा पार्ट है जो पब्लिक सेक्टर का है वो खरीद लिया। तो बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो उससे हुआ क्या, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई, और ऐसे करके इंडिया में बहुत हाई अमाउंट पे ग्रोथ आई। जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थे, जैसे हम टी 1950 से हम टी को एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉफी है, जूट है, और सब जो एक्सपोर्ट थे वो भी थोड़े कम हो गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी और जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स थे उनकी ग्रोथ बढ़ी, और बाहर की कंट्री में भी उनकी ग्रोथ ग्रोथ बहुत बढ़ गई। तो उससे हुआ क्या, इससे हमारा इंपोर्ट तो कम हुआ पर साथ में एक्सपोर्ट भी कम हुआ। ऐसे फिर हमारा जो एक्सपोर्ट था सॉफ्टवेयर का वो भी थोड़ा कम हो गया। फिर आते हैं 1961 में, जो शेयर था फूड का इंपोर्ट का इंडिया में वो ऑलमोस्ट 19.1% था। मतलब हम 19%, मतलब ऑलमोस्ट 20% का जो फूड है वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो घट के ऑलमोस्ट 4%, 3.9% हो गया 2014-15 में। तो दिखा रहा है कि हम बाहर फूड के लिए हम जो फूड ग्रेन एग्रीकल्चर है जहाँ पे बाहर पे डिपेंडेंट थे वो कितना कम हो गया 2014-15 में। ये बात बहुत नोटिसेबल है, बहुत सिग्निफिकेंट बात है ये। अब ये दिखा था कि इंडिया कितना सेल्फ रिलायंट हो गया है ग्रेन के लिए, फूड आइटम्स के लिए। और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, इंडिया ने अलग अलग कैपिटल और कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करना चालू किए, और उसकी एफिशिएंसी और बढ़ी। तो जो इम्पोर्ट था आइटम का, जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल इंटेंसिव मशीन की रिक्वायरमेंट थी, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई। 1960 और 61 में जो शेयर था कैपिटल इंटेंसिव गुड का इंडिया में वो था 31.7%, और ये ऑलमोस्ट वन थर्ड है, जो कम होकर 9.8% हो गया 2014-15 में। और ये भी बहुत सिग्निफिकेंट फॉल है, क्योंकि इंडिया बहुत सेल्फ रिलायंट हो गया कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी के लिए भी और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट क्या है? जैसे व्हीकल्स बोल सकते हैं, कार, बाइक, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। हैवी मशीनरी जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है वो भी एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। या फिर बोल सकते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे पार्ट्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे टीवी, या फिर हम बोल सकते हैं लैपटॉप्स, मोबाइल्स। ये सब का जो इम्पोर्ट था वो 1960 में, तो 1960 में मोबाइल तो होंगे नहीं, तो जो गाड़ी का इम्पोर्ट होता था 1960 में बहुत ज़्यादा था।
और बाइक का भी इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था। ये सब ये सब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है और ये सब इंडिया में बहुत कम मैन्युफैक्चर होते थे, इसलिए 31.7% उसकी रिक्वायरमेंट बाहर से इम्पोर्ट करके फुलफिल की जाती थी। तो अभी घट के 9.8% हो गया है और ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो नए आइटम्स के जो इम्पोर्ट था 1961 में, उसमें वो 2.2% था टोटल इम्पोर्ट्स का, जो बढ़ के 46.5% हो गया 1914 और 15 में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जो आइटम्स जो पहले मंगाते थे 1960 और 61 में, वहाँ पे इतना इनोवेशन था नहीं कि हम बाहर से कुछ मंगा पाए। मोस्टली जो लोग कपड़े मंगाते थे बाहर से, या फिर खाने की चीज़ें, या फिर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी, वो बाहर से फुलफिल करते थे, और वो भी अर्बन लोग जो अर्बन एरिया में रहते हैं सिटी में। पर अभी अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट आए हैं जो बेसिक लाइफ में एज ए नेसेसिटी हो गए हैं। तो इसलिए बहुत, जैसे चार्जर है, ईयरफोन है, या फिर बोल सकते हैं ऐसी बुक्स हैं जो बाहर ही खाली अवेलेबल है, या फिर कुछ ऐसी ड्यूरेबल गुड्स हैं जो बाहर ही मिलते हैं और इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो ऐसी छोटी मोटी आइटम्स जो अभी रिक्वायरमेंट है, अभी बहुत उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनका इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया। पहले 2.2% था, अभी 46.5% हो गया। आई थिंक जो जो 2.2% भी है पहले का, वो सिर्फ कपड़े होंगे, मेरे हिसाब से कपड़े होंगे, और क्या होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई दवाइयाँ होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो बाहर ही मिल रही होगी, जो बहुत नेसेसिटी होगी, इसलिए 2.2% था। पर अभी ऑलमोस्ट हर चीज़ जो हमारे घर में गिरी हुई है, या तो चाइना से आई है, या तो चाइना मैन्युफैक्चर्ड है, या फिर बाहर से आई है किसी और कंट्री से, और वही 46.5% कंप्राइज करता है इन सब चीज़ों का। और ये सब न्यू नया नया चीज़ें आई है, न्यू न्यू इनोवेशन हुआ है, उसका उनका एक रिजल्ट है। वैसे ही एक्सपोर्ट का नेचर भी बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू 1950 60s और 2020 की कंपेयर करें तो। देखो, जो जो पूरा प्राइमरी सेक्टर था इंडिया का 1960 61 में 44.2% था जो एक्सपोर्ट करता था। अब ये घट के 12.3% हो गया 2014 और 15 में। तो जो शेयर था टी का, कॉफी का एक्सपोर्ट में, वो 19.3% था 1960 में, अभी वो घट के 0.2% हो गया है। और ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। और जो जूट का एक्सपोर्ट था वो 21% था 1960 में, तो घट के 0.2% हो गया है। और ये भी बहुत नोटिसेबल बात है, और ये कंट्री को बहुत बड़ा फटका लगा सकती है, और बोल सकते हैं नुकसान लगा सकती है। उसके बाद आता है लेदर का, लेदर प्रोडक्ट, जो पहले 4.4% थे 1960 में, और घट के 1.3% हो गया 2014-15 में। ये भी आप देख रहे हो कि एक्सपोर्ट कितना सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे पहले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और ऑलमोस्ट पूरा इंडिया प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व था। अब वो घट के बहुत कम हो गया है, तो उसका समझने वाली बात है एक्सपोर्ट भी कम ही होगा। तो जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, वो भी पहले 10% था, अभी वो 2% हो गया है। ऐसे कर करके एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो रेडीमेड गारमेंट्स थे, जो वो 0.1% थे 1960 में, और वो 4.5% होगा 2014-15 में। मतलब जो गारमेंट इंडिया में बनते हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, पर इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा जितना इम्पोर्ट बढ़ा है। ये बात समझने वाली है। तो इससे डेफिसाइट क्रिएट होता है और कंट्री उधार में जाती है, कंट्री पे कर्जा बढ़ता है। जो भी मैन्युफैक्चर गुड थे, टोटल मर्चेंडाइज उसका 45.3% था, तो बढ़ के 66.7% हो गया जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स की बात करें तो। और जो एक्सपोर्ट्स था पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जैसे पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, 1.1% था और 1960 में, तो बढ़ के 18.5% होगा 2014-15 में। और ये भी अच्छी बात है कि पेट्रोलियम गुड्स के जो एक्सपोर्ट है बड़ा है। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट होगा वो भी जो पड़ोसी कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या फिर जो भी कमज़ोर कंट्री है, मतलब कमज़ोर नहीं, छोटी कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया, ये सब एक्सपोर्ट भी उनको ही हुआ होगा, और इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा अमेरिका या फिर यूके में नहीं हुआ होगा।
कि इतना भी पावरफुल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अभी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है इंडिया के फॉरेन ट्रेड। देखो, डायरेक्शन मतलब क्या, कि इंडिया के ट्रेड रिलेशन जो पूरे कंट्री है जो भी एक्सपोर्ट करती है उससे कैसे है। तो इंडिया को एक अच्छा ट्रेड का फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन बनाने के लिए, तो जिससे वो ट्रेड करती है उससे अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग डायरेक्शन होता है ट्रेड का, और ये इससे डिटरमाइन होता है कि एक कंट्री की क्या कैपेबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन कर पाए अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स की। मतलब एक कंट्री में सिर्फ टी, जूट और कॉटन ही एक्सपोर्ट होता है, कि हजारों तरह की अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट होती है। कई सारी कंट्रियां जैसे जर्मनी है, वो स्टील पे ज्यादा ज्यादा फोकस करती है। जो जर्मनी है उनकी कार भी बहुत फेमस है, तो कुछ कार या स्टील ही मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। इंडिया की भी यही बात है, इंडिया भी जूट करती है और फिर कॉटन करती है और फिर टी करती है। उससे आगे इंडिया बहुत मुश्किल से बढ़ती है। पर चाइना को देखो, चाइना ईयरफोन से लेके, सुई से लेके, टॉय से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। तो अगर एक कंट्री की कैपेबिलिटी लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स की ज्यादा है, तो बोल सकता है कि उसका ट्रेड रिलेशन भी अच्छा है और उसकी जो डायरेक्शन है, ट्रेड की डायरेक्शन है, वो बहुत अच्छी है। फिर आता है गुड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मैनी कंट्रीज। अब ये एक चीज में, ये सिर्फ एक ही चीज में, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में इंडिया अच्छा है, जो मोदी बनाता है। मोदी साहब अलग अलग रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे हैं। ऐसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प तो अभी रहा नहीं, अभी जो बाइडेन आ गया है। अलग अलग रिलेशन अगर अच्छे हो अलग अलग कंट्री से, तो हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर कंट्री की ट्रेड की तरफ काफी अच्छी है। और इंडिया में मैं बोल सकता हूँ, इंडिया में ये बात अच्छी है। और अलग अलग डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना और एंगेजमेंट करना अलग अलग नेशन के साथ, और उसकी रेडीनेस के अचानक कोई भी अगर ऐसी आपदा आए, तो ऐसे अलग अलग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करना और रिलेशन बनाना दूसरे नेशन से। ऐसे अभी कोविड आया, तो हमने फटाफट जो भी वैक्सीन्स थी हमने बाहर देश में भेजी, दवाएं भेजी, और क्लोरोकोलिन एक दवा भेजी हमने अमेरिका में। और ये भी एक रेडीनेस है और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है इंडिया का दूसरे देश के प्रति। अब देखो, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी और अच्छे कनेक्शंस होंगे इंडिया में, तो हम एक अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ट्रेड मैकेनिज्म अच्छा हो सकता है। देखो, अगर ये सब अच्छा होगा तो फिर जो एक्सपोर्ट है उस कंट्री का काफी सरप्लस में होगा। ये सब चीजें डिटरमाइन करती है कि एक कंट्री की डायरेक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया की डायरेक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड में। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही बड़ा जो प्रोपोर्शन था ट्रेड का, वो इंग्लैंड के साथ था। और इंग्लैंड ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट कंट्री था इंडिपेंडेंस से पहले अपनी 1960 और 61 में। जो इंग्लैंड के साथ इंपोर्ट था हमारा वो 19% था, जो घट के 2% हो गया 2007 में। और इंडिपेंडेंस के बाद तो यूएसए का डिपेंडेंट था इंडिया में अलग अलग चीजों के लिए इंपोर्ट में। अभी इंडिया किसके लिए डिपेंड था, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल परसेंटेज देखते हैं। 29% इम्पोर्ट होता था यूएस से 1960 में इंडिया का, जो घट के 8% हो गया 2007 में। अब देखो, इंपोर्ट तो काफी हद तक कम हुआ है, पर एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है। देखो जैसे जैसे साल बीते तो ओपीईसी बढ़ गया,
अच्छा, ये OPEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो हमारा एक्सपोर्ट था, सॉरी जो इंपोर्ट था पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल, वो काफी बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट भी बढ़ा। तो इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, अलग अलग मशीन में पेट्रोल की, ऑयल की जरूरत होती है। तो इसका एक्सपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा, इसका इंपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा, क्योंकि इसकी खपत बहुत होने लगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसमें इंडस्ट्रीज और अलग अलग फैक्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। तो इससे इंपोर्ट काफी हद तक बढ़ गया पेट्रोलियम का। जैसे मैंने बोला, इंडिया का बहुत फ्रेंडली रिलेशन था रशिया के साथ, और वहां से इंपोर्ट रशिया में बहुत हाई थे, रशिया से इंपोर्ट बहुत हाई थे इंडिपेंडेंस के बाद, जो कम हुए 1980s में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए रशिया में। तो ट्रेड था हमारा जो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, वो बहुत ही अच्छे से डिक्लाइन होने लगा। तब जो भी हमारा इंपोर्ट था वो बहुत अच्छे से डिक्लाइन होने लगा, और जो अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज थी उससे अच्छे से बढ़ने लगा। मतलब जो कंट्री जैसे ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है और अफ्रीका है, उससे हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे वो अच्छे होने लगे। जो इंपोर्ट से डेवलपिंग कंट्री से वो 11.8% थे 1960 में, ये 32% हो गया 2007 और 8 में, और बढ़ के 59% हो गया 2014 और 15 में। मतलब जो ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है और अफ्रीका है, उससे हम बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 59% आज के टाइम पे। और सेम पैटर्न 1961 में भी देखा गया, तब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था इंग्लैंड में, वो 26.8% था, तो घट के 4% हो गया 2007 और 8 में। देखो, अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कम हुआ है, ये नोटिसेबल बात है। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था यूएसए में, वो पहले 16% था, अभी घट के 12.7% हो गया है। और वही रशिया का पहले 4.5% था, अभी घट के 0.6% हो गया है। ये देखने वाली बात है, एक्सपोर्ट भी बहुत भारी मात्रा में कम हुआ है। अगर इसकी बात करें तो कॉन्ट्रारी, जो एक्सपोर्ट था हमारा OPEC का, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कंट्री, ये 4.1% था तो 1960 में, जो घट के 2007 और 8 में, सॉरी, ये बढ़ गया है। 2007 और 8 में ये बढ़ के 16% हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा हमारा पेट्रोलियम का? क्योंकि जो भी पेट्रोल था, ऐसे अलग अलग माइंस मिली, जो खंबा एक माइन खंबात में मिली, गल्फ ऑफ खंबात में। फिर अलग अलग कंट्री में माइन मिली जो पेट्रोल की थी, तो उन माइंस का हमने एक्सपोर्ट भी किया। तब उसमें जो पेट्रोल, उसमें उससे जो बना, जो क्रूड ऑयल था, उससे जो पेट्रोल बना, हमने उसका एक्सपोर्ट भी किया। तो 2007 और 8 में माइंस के डिस्कवरी के बाद ये जो एक्सपोर्ट था वो 16% हो गया, और जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट था वो पहले 14% था, मतलब 14.8%, तो बढ़ के 42.6% हो गया। तो ये देखने वाली बात है कि अगर ट्रेंड देखे तो जो डेवलप्ड कंट्री है उससे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कम हुआ, और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल अफ्रीका, ये सब डेवलपिंग कंट्री, उससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ा है। तो हमारा जो ट्रेड रिलेशन है, अगर इंडिया का ट्रेंड देखे तो डेवलपिंग कंट्री है उससे अच्छा हुआ है। अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% था 2014-15 में एक्सपोर्ट हमारा, और बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ इंडिया का जो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग कंट्री के साथ, डिफरेंट डायरेक्शन। तो कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है इंडिया का, उनका ट्रेड डायरेक्शन का, और ये डेटा 2007 और 8 का है। देखो, इंपोर्ट अपने कितने थे?
एशिया में अपने इम्पोर्ट थे 59%, मतलब हम एशिया से 59% चीजें मंगाते थे, यूरोप से 16%। अच्छा, ये जो है वो 2014-15 का है डेटा, यहाँ पे उससे मिला है ये। अफ्रीका का 8%, लैटिन अमेरिका का 7%, नॉर्थ अमेरिका का 6%, CIS और बाल्टिक रीजन का 2% और अदर रीजन का 2%, ऐसे करके 100% बनता था। और यहाँ पे ये पार डायग्राम दिया गया इन सबका। अगर एक्सपोर्ट की बात करें 2014-15 में, ये था 50% एशिया में, 18% यूरोप में, 14% नॉर्थ अमेरिका में, 11% अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में 5%, बाल्टिक रीजन में 1% और अदर रीजन में 1%। अब देखो, हमेशा से एशिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बड़ा है। एशिया में क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है हमारा उससे रिलेशन अच्छा हुआ है, तो समझने वाली बात है कि एशिया का जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट दोनों का बड़ा होगा। इंडिया से बात करें। अच्छा, ये बैलेंस पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक अकाउंट है, अलग अलग वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ।